कंप्यूटर स्टिक पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। और ये शासन द्वारा जो 30% कम किया गया है उसी के आधार पर जितनी भी वीडियो बनाई जा रही है सब उसी के आधार पर बनाई जाएगी। जो संसाधन और विकास का चैप्टर है, तो संसाधन विकास में जो उसके अंदर हैं जो महत्वपूर्ण जो शब्दावली है। और एक बात और कहना चाहेंगे कि जितने भी लोग हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी जितने भी वीडियो और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जितने भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। तो उसमें जो संसाधन है, किसी भी देश के लिए संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो संसाधन उस देश में संसाधन का मतलब है कि उस देश की पृथ्वी के अंदर जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, खनिज पदार्थ है, तेल है, पेट्रोल है और बाकी जो खनिज पदार्थ हैं जितनी भी पाई जाती हैं सब उस देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। और उसमें जो हमने पॉइंट वाइज दिया है तो उसको हम लिखे हुए हैं कि जो संसाधन है, तो संसाधन किसे कहते हैं। उसमें लिखा है कि प्रकृति से प्राप्त विभिन्न वस्तुओं जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जाती हैं और जिनको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध संसाधन कहलाती है। मतलब प्रकृति द्वारा जो भी चीज़ें हम ज़मीन से खोद कर निकालते हैं और इस्तेमाल करते हैं, उसको साफ सफाई करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं, फिर से दूसरे सामान बनाते हैं, तो वही संसाधन कहलाते हैं। तो दूसरा है कि जैव संसाधन। जैव संसाधन का मतलब होता है कि ऐसे संसाधन जो जीवित हों उन्हें जैव संसाधन कहलाते हैं। और अजैव का मतलब जो मृत हों, जो जिनके अंदर जीव न हो, उनको अजैव। तो जैव संसाधन में वे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन प्राप्त होता है, मतलब जिसमें जीवन पाया जाता है, जैसे मनुष्य है, पशु जगत है, प्राणी जगत है, मत्स्य जीवन, पशु आदि जैव संसाधन, ये सारी चीज़ें जैव संसाधन में कहलाते हैं। तो ये प्रकृति द्वारा है, तो ये संसाधन है और इसको हम यूज़ करके हम ये अपने देश की तरक्की में भागीदारी। अब इसमें अजैव वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बनते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं, जैसे चट्टानें, धातुएं, ये निर्जीव हैं लेकिन इसको भी हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी देश के विकास में, तरक्की में अहम भूमिका निभाती है। फिर ये होता है कि नवीकरणीय संसाधन और एक और नवीकरणीय होता है। तो नवीकरणीय किसको कहते हैं, तो कर रहे हैं कि नवीकरणीय में वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत किया जा सकता है या पुनः उपयोगी बनाया जा सकता है, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, मतलब जिनको हम दोबारा फिर यूज़ कर सकते हैं, वे संसाधन जिनको हम नवीकरणीय मतलब उसको यूज़ कर सकते हैं, वो नवीकरणीय। और नवीकरणीय में होता है कि वे संसाधन जो एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। तो नवीकरणीय में जो बार बार हम इसको इस्तेमाल करते हैं और अनवीकरणीय में जो सिर्फ एक बार इस्तेमाल होता है उसी को अनवीकरणीय कर जाते हैं। अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन संसाधनों का विकास लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। जैसे पेट्रोल है और बाकी दूसरे खनिज पदार्थ हैं, इनको बनने में कई लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये एक बार इस्तेमाल होते होते ये समाप्त हो जाएंगे। जैसे सौर ऊर्जा है, ये इस्तेमाल होते के ख़त्म नहीं होगा, ये हमेशा जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक संसार रहेगा तब तक ये बाकी रहेगा। तो अब इसके बाद कर रहे हैं कि राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, तो ये देखो कि तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। देश की सरकार व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिकृत कर सकती है। खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, समस्त भू क्षेत्र, महासागरीय क्षेत्र, तो इनमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा हैं। अब ये कि राष्ट्रीय संसाधन में वे सारे संसाधन जो राष्ट्र के अंदर पाए जाते हैं
वे राष्ट्रीय संसाधन की कहलाते हैं। और ये है कि उसके बाद है संभावी संसाधन। ये वे संसाधन है जो किसी देश में विद्यमान होते हैं किंतु इनका उपयोग नहीं किया जा सकता। जैसे राजस्थान और गुजरात में पवन सौर ऊर्जा के संभावी संसाधन विद्यमान है। मतलब ये कि संभावी है, संभावना है कि यहाँ पे सौर ऊर्जा, पवन सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के संभावित संसाधन यहाँ पाए जाते हैं और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल करने के लिए हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। फिर कह रहे कि विकसित संसाधन, तो वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। तो अब ये है, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, हम उस टॉपिक्स को जो हम बता रहे हैं, इसी टॉपिक्स के से ही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, अति लघु क्वेश्चन होंगे, इसी टॉपिक से ही पूछे जाएंगे। अब इसमें कह रहा है कि भंडार पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं किंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर भंडार कहलाते हैं। तो ये भंडार पर्यावरण में यह है कि मानव की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं परंतु प्रौद्योगिकी के अभाव में, जो मतलब हम उसके इस्तेमाल न करने के अभाव में वो हमारी पहुंच से बाहर हैं। फिर कह रहे कि संसाधन संरक्षण, कह रहे कि संसाधनों का संन्याय संगत और योजनाबद्ध प्रयोग जिससे संसाधन व्यर्थ न जाए, संसाधन संरक्षण कहलाता है। तो ये जो टॉपिक थे, अब इसी टॉपिक से बहुविकल्पीय क्वेश्चन बनेंगे। अब इसको आसानी से आप लोग अगर इसको समझ जाएंगे तो जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसके आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। तो नंबर 1 इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है, भूमि एक संसाधन है, किस प्रकार का संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, मात्रिक संसाधन है, सौर ऊर्जा से निर्मित संसाधन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो अगर तुम जानते हो तो इसमें राइट आंसर दे सकते हो कि क है प्राकृतिक संसाधन। भूमि जो है ये एक प्राकृतिक संसाधन है कि चूंकि प्रकृति द्वारा बनाया गया है, जो उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 होते हैं, निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो मिट्टी कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसमें काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, सीमेंट। तो ये है जो सीमेंट है उसका जो राइट आंसर घ है कि सीमेंट, ये तो मिट्टी के प्रकार में नहीं है, ये सीमेंट है, सीमेंट बनाने के कारखाने होते हैं। तो अब अगला जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रियो डी जेनेरो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये इसके क आता है कि 1972 में, ख 1992 में और ग है 1979 में, घ है 1998 में। तो इसका राइट आंसर है ख, रियो डी जेनेरो में वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था। और अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन अजैविक संसाधन है? अजैविक का मतलब जिसके अंदर जीव नहीं है, जैसे क है चट्टाने, ख पशु, ग पौधे और घ है मछलियाँ। तो इसमें है किसके अंदर जीव नहीं पाया जाता? तो ये क है, इसका राइट आंसर क है चट्टाने। ये अजैविक चट्टान, ये जैविक संसाधन में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी क है झारखंड, ख गुजरात, ग राजस्थान और घ है बिहार में। तो इसका जो राइट आंसर है ख, गुजरात। गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है और काली मिट्टी में कपास की खेती की जाती है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी ही उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? मतलब पर्वतों पर जो मृदा अपरदन होता है, मिट्टी का कटाव होता है, वो कैसे होता है? क है पवन, ख है हिमनद, ग है जल और घ है पशु चारण। तो इसका राइट आंसर है ख, हिमनद। हिमनद द्वारा पर्वतों की में पर मृदा अपरदन होता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लाल पीली मिट्टी पाई जाती है? क दक्कन के पठार में, ख मालवा प्रदेश में, ग ब्रह्मपुत्र घाटी में और घ है थार रेगिस्तान में। तो क है दक्कन के पठार में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है?
क गहन खेती, ख वनोन्मूलन, ग अधिक सिंचाई, घ अतु पशुचारण। तो इसका जो राइट आंसर है ग अधिक सिंचाई। जो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, जो निम्न है उसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरण योग्य संसाधन नहीं है? नवीकरण योग्य संसाधन में क है पवन ऊर्जा, ख जल, ग जीवाश्म और घ है वन। तो इसका जो राइट आंसर है जीवाश्म। नवीकरण का जो संसाधन है तो वो जीवाश्म है, वो दोबारा उसको हम यूज़ नहीं कर पाते। नवीकरण में ऐसा संसाधन जिनको हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, और अनवीकरण में हम उसको एक बार यूज़ करने के बाद वो समाप्त हो जाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? क है काली मिट्टी, ख लाल मिट्टी, ग जलोढ़ मृदा और घ है लेटराइट मृदा। तो इसका राइट आंसर है क काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी गई है। अब ये ना था अगला। अब इसमें ये तो बहुविकल्पी प्रश्न थे। अब इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला है कि जो भी हमने शुरू में जो टॉपिक बनाए थे सारे क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में सबसे पहला है कि भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है? उत्तर है भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। यह बहुत अधिक उपजाऊ तथा गहन कृषि योग्य होती है। मतलब ये है कि खादर और मागर दो प्रकार की होती हैं। जो एक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है वो अधिक उपजाऊ होती है, उसी को वही जलोढ़ मिट्टी होती है कि वो नदी अब अपने साथ बहा करके लाती है, एक जगह से काटती है तो फिर दूसरी जगह ले जा करके उसको मतलब एक बचाती है, बसा देती है। तो वो जो यहाँ से वहाँ जाती है वो जलोढ़ मृदा कहलाती है, उसमें उपजाऊपन ज़्यादा होता है। अगला जो होता है क्वेश्चन नंबर 2 है कि दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भाग में आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस मिट्टी की 2 विशेषताएं बताइए। तो दक्षिण भागी जो पठारी भाग है उसमें आग्नेय जो चट्टान है जहाँ पे कम वर्षा होती है वहाँ कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो उसका जो उत्तर है दक्षिण भारत के पठारी भागों के दक्षिणी और पूर्वी भागों में लाल एवं पीली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। फास्फोरस और वनस्पति का अंश कम मिलता है। मतलब उसमें जो चीज़ें पाई जाती है लाल पीली मिट्टी में, तो ये लोहा और एल्यूमिनियम ये तो इसकी मात्रा तो अधिक होती है, लेकिन फास्फोरस और वनस्पति का अंश इसमें कम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, किन आधारों पर भारत की मृदा को बांटा जा सकता है? मतलब भारत की जो मिट्टी है उसको कैसे हम बांट सकते हैं, किन आधारों पर बांट सकते हैं? तो उत्तर है कि मृदा बनने की प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व, उनके रंग, गहराई, गठन, आयु व रासायनिक और भौगोलिक गुणों के आधार पर भारत की मृदाओं को अनेक प्रकारों में बांटा जा सकता है। तो ये जो उसका था कि भारत मृदा को बनने के लिए बहुत समय लगता है, हजारों साल में वो मृदा तैयार होती है। और तो ये उसको बांटने के लिए उसकी रंग, गहराई और उसकी मोटाई और उसकी आयु, रासायनिक और भौगोलिक जो उसमें गुण पाए जाते हैं उसी के आधार पर मृदा को डिवाइड किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में कौन कौन सी मृदाएं पाई जाती है? मतलब भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं? तो उस नंबर 1 उत्तर है कि भारत में जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थली मृदा और वन मृदा पाई जाती है। भारत में इतने प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। अब करें कि चादर अपर्दन किसे कहते हैं? तो चादर अपर्दन है उत्तर है कि कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है, उसे चादर अपर्दन कहा जाता है। मतलब ये कि जो पानी के साथ ऊपर की जो मिट्टी होती है वो बह करके दूसरी जगहों पर चली जाती है, तो यही है चादर अपर्दा कि ऊपर की जो लेयर होती है खत्म हो जाती है और वो उसी को चादर अपर्दन कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, पवन अपर्दन किसे कहते हैं? तो पवन अपर्दन पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को पवन अपर्दन कहा जाता है। पवनों द्वारा जो अपर्दन होता है कि जो मैदानी क्षेत्र होते हैं और ख़ासतौर से जो रेतीले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो हवाएं चलती हैं तो वो सूखी हवा होती है, वो अपने साथ मिट्टी को उड़ा करके ले जाती है और एक जगह से उड़ा के ले जा करके दूसरी जगह वो फिर पाट देती है, वही उसी को पवन अपर्दन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, वन मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। वन में पाई जाने वाली मृदा की जो विशेषता है, उत्तर है कि वन मृदा की 2 विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है, नदी घाटियों में ये मृदाएं दोमट और सिल्टदार होती हैं, परंतु ऊपरी ढालों पर इनका गठन मोटे कणों का होता है। और दूसरा है कि हिमालय के हिम क्षेत्रों में ये अधिक सिलिक तथा ह्यूमस रहित होती हैं। तो वन मृदा की ये 2 विशेषताएं हैं कि अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं बताइए। जो मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाती हैं, जो रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? उत्तर है कि मरुस्थलीय मृदा की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, मरुस्थलीय मृदाओं का रंग लाल और भूरा होता है। 2, ये मृदाएं आमतौर पर रेतीली और लवड़ी होती हैं। 3, मृदाओं में ह्यूमस और नमी की मात्रा कम होती है। अगला है क्वेश्चन नंबर 9 है, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है, इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उत्तर है कि काली मृदा का रंग काला होता है, इसे रेगुर मृदा भी कहते हैं। यह लावा जनक शैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं? कुछ उदाहरण दीजिए। तो हम तो बता दिए हैं कि जैव संसाधन किसको कहते हैं और अजैव संसाधन किसको कहते हैं। तो उत्तर है कि जैव संसाधन वे संसाधन जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिनमें जीवन व्याप्त होता है, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशुधन, मत्स्य जीवन आदि। और अजैव संसाधन वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं में से बनते हैं, अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे चट्टानें, धातुएं। ये थी आज की वीडियो, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी बच्चे हैं अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ये वीडियो उस बच्चों तक आसानी से पहुंच सके। इससे अपने कॉपी पर भी नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू।